हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए फिर से एक बहुत ही शानदार से कंप्लीट पेपर सेट एनालिसिस को लेकर है। दोस्तों, आज का जो पेपर सेट मैं आपके साथ सॉल्व कराऊंगा ये है 10 सितंबर को तीसरे शिफ्ट में पूछा गया पेपर है। दोस्तों, 10 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में जो 25 क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में 2024 में पूछा गया था, आज वो क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। सेशन को पूरा देखना है और एक एक ऑप्शन जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपका फोकस ऑप्शन पर भी होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे केवल क्वेश्चन को देखे, आंसर टिक किए और आगे बढ़ जाते, ऐसा कभी मत करिए। हमेशा बिना पेपर एनालिसिस किए हुए इंप्रूवमेंट नहीं होता है दोस्तों। इसलिए एक एक ऑप्शन को भी समझते हुए चलिए, ताकि कहीं से भी सवाल एग्जामिनर पूछे। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एसएससी में, स्पेशली इंग्लिश का, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और रिपीटिशन में किसी प्रश्न का क्वेश्चन किसी दूसरे प्रश्न में ऑप्शन बनता है और किसी पेपर का ऑप्शन किसी दूसरे पेपर का प्रश्न बन जाता है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप ऑप्शंस को भी मेरे साथ सीखते हुए चले। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। पिछले 14 साल से ज्यादा हो गया बच्चे, 14+ ईयर्स हो गया। इन 14+ ईयर्स में हजारों बच्चों को सिलेक्ट होते हुए देखा है। दोस्तों, हजारों बच्चों की मदद करिए, हजारों बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचने में हेल्प करिए। आज के इस सेशन में 25 क्वेश्चंस में आप अपना स्कोर जरूर चेक करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। सवाल क्या कहता है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आया हुआ है। पहला सवाल कहता है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में फियर बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। फियर जिसका रूट होता है फोबिया, इस पर आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे बच्चे। इसलिए फोबिया में कुछ लिमिटेड फोबियाज हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। होते तो सैकड़ों हैं, सारे याद नहीं करने, लिमिटेड है। लगभग 25 से 30 ऐसे फोबियाज हैं जो आपके लिए जरूरी है। मैं उनको पढ़ा दूंगा पूरा अच्छे से, ठीक है? वो पूरा कवर करा दूंगा जिनसे ये सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में जब भी फोबिया का एक सवाल आएगा। अभी हम करते हैं 4 फोबिया को जानते हैं, जिसमें से पहला सवाल है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। क्लोज्ड स्पेस का फियर अगर किसी को है तो हम उसे क्या कहेंगे? फोटोफोबिया कहेंगे, ऑप्टोफोबिया कहेंगे, अगोराफोबिया कहेंगे या क्लैस्ट्रोफोबिया कहेंगे? क्लोज क्लैस्ट्रो याद रखिएगा ना। क्लोज क्लैस्ट्रो 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 क्लोज क्लैस्ट्रो मैच कर रहा है, आसानी से याद हो जाएगा। क्लैस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ इनक्लोज्ड स्पेसेस। बंद जगहों से डर जब लगे तो उसको क्लैस्ट्रोफोबिया होता है। बहुत सारे लोगों को क्लैस्ट्रोफोबिया होता है भाई। आप देखते होंगे कुछ लोग लिफ्ट में जाना पसंद नहीं करते। आप उसको 10वीं मंजिल पे ले जाओ, सीढ़ी से चढ़ेगा भाई साहब, वो कहेगा हम सीढ़ी से चढ़े जाएंगे, लेकिन लिफ्ट नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसको क्लैस्ट्रोफोबिया है। वो जैसे ही लिफ्ट में जाएगा, लिफ्ट बंद होगी, 1-2 फ्लोर तक ऊपर जाएगी, ये बेहोश हो जाएगा। भाई साहब फिर ले जाओ डॉक्टर के पास, तो इससे अच्छा इसको सीढ़ी चढ़ा दो। तो यहां पे उसको क्लैस्ट्रोफोबिया है। एग्जाम्पल देखिए, क्लैस्ट्रोफोबिया केप्ट हर फ्रॉम यूजिंग लिफ्ट। उसको लिफ्ट यूज करने से थोड़ा दूर रखती क्योंकि उसको क्लैस्ट्रोफोबिया। बाकी फोबिया को समझते हैं। यहां पे लिखा हुआ है फोटोफोबिया। बच्चे, फोटो का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा बचपन में कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना सूरज के प्रकाश से बनाते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में फोटो शब्द दिया हुआ है, जिसमें फोटो एक रूट है, इसका मतलब होता है लाइट। अगर किसी को लाइट का फियर है तो उसे बच्चे फोटोफोबिया है, लाइट का फियर है। शी वोर सनग्लासेस ड्यू टू फोटोफोबिया। होते हैं कुछ लोग फोटोफोबिया जिनको होता है, उनको लाइट में जाने से उनको दिक्कत होती है, तो सनग्लासेस पहन लेते हैं, कुछ ऐसा चीज जिससे उनको लाइट ज्यादा उनकी आंखों में ना पड़े, तो इसलिए वो बच जाते। तो फोटोफोबिया। अगला देखो यहाँ पे ऑप्टोफोबिया। ऑप्टो आपने सुना है, जैसे ये, और इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ऑप्टिकल्स होता नहीं, ऑप्टिकल्स। ऑप्टिकल्स कहां पे पहना जाता है? आंखों में। तो यहां पे जो आपका ऑप्टो है, जो ये आपका ऑप्टो है, ऑप्टो, ये ऑप्टो का मतलब होता है आईज, ठीक? अब आईज का यहां पे लिखा है फोबिया, यानी फियर ऑफ ओपनिंग आईज, आंखें खोलने का डर जिसे होता है। आफ्टर द ट्रोमा ही हैड ऑप्टोफोबिया। हो जाता है कुछ लोगों को, जैसे किसी के साथ जिंदगी में कुछ ऐसी अनहोनी, ऐसी कुछ घटना घट गई, जिसको जब वो सोचता है या सोचती है तो एकदम से रूह कांप जाती है। अब अगर ऐसा कोई आदमी जिसके वजह से उसकी ये हालत हुई है वो सामने हो, तो ये अपनी आंखें नहीं खोलेगा, आंखें बंद रखेंगे। आंखें खोलने से जिसको डर लग रहा है,
आंखें खोलने का डर है, उसको ऑप्टोफोबिया कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है अगोराफोबिया, फियर ऑफ ओपन क्राउडेड प्लेसेस, भीड़ वाले स्थानों का अगर किसी को डर है तो हम उसको अगोराफोबिया कहते हैं। ही अवॉइडेड मार्केट्स ड्यू टू अगोराफोबिया, वो मार्केट नहीं जाता, वो कहता है मार्केट जाने ही नहीं है भाई साहब, उसको भीड़ भाड़ में जाने से बहुत ही डर लगता है। तो जिसको भीड़ भाड़ से डर होता है हम उसे अगोराफोबिया कहते हैं। 4 अच्छे अच्छे फोबियाज आपके सामने हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फोटोफोबिया, ऑप्टोफोबिया, अगोराफोबिया, क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रो क्लोज हो गया, अगोरा गोरा 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 गोरा, बहुत सारे गोरा गोरा यानी भीड़ हो गया, ठीक है, ऐसे याद रखो। ऑप्टो ऑप्टिकल्स यानी आंखें वाला से हो गया, और फोटो फोटो फोटोसिंथेसिस, फोटो अच्छा लाइट, हाँ ऐसे हो गया। तो ये चारों हो गए। चलो दूसरे सवाल पे आते हैं। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का क्वेश्चन है, कहता है हिस्टोरियंस टेल्स अस हाउ दिस कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 3। हिस्टोरियंस टेल्स अस हाउ दिस कंट्री वाज डिवाइडेड, वाज डिवाइडेड लिखा हुआ है, ये आपके स्टेटमेंट पैसिव वाइज है। आइए इसको चेक करते हैं क्या होना चाहिए। वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस टेल्स अस प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहा है। अब यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हैव बीन तो नहीं लेता, तो ये हटा दीजिए। वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस हाउ दिस कंट्री, फिर आगे लिखा हुआ है वॉज डिवाइडेड, दिस कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 3। तो सही जवाब आपके ऑप्शन सी में जाएगा, क्योंकि आप इस हिस्से को ऑलरेडी पैसिव वाइज बना चुके हैं। तो आपको आगे नहीं बनाना है, आगे की लाइन को एज इट इज रखनी है, राइट, क्योंकि ये पैसिव ऑलरेडी बन चुका है। तो हिस्टोरियंस टेल अस, वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस हाउ दिस कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 3। आगे भी यही लिखा हुआ है, हाउ दिस कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू, तो आपको उसे नहीं चेंज करना है, आपको इधर ही चेंज कर लेना है कि हिस्टोरियंस टेल अस यानी वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस। अच्छा, अब आप कहोगे सर आगे क्यों नहीं करना है सर? मेरे बच्चे आप एक बात बताओ, अगर आप आगे चेंज करोगे तो आगे लिखा हुआ है दिस कंट्री, यहां पे लिखा है वॉज डिवाइडेड इंटू 3, आपके पास ऑब्जेक्ट कहां है? तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो दिस कंट्री को किससे बदल लोगे आप? भाई एक्टिव से पैसिव बनाने का मतलब है आप वर्ब का वाइस चेंज करेंगे, दैट्स ट्रू, बट माय डियर स्टूडेंट्स आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से भी तो आपस में एक्सचेंज करेंगे जगह। यू डोंट हैव ऑब्जेक्ट, you don't have object in your second clause, object is given only in first clause, जो आपका historian subject है, tell verb है, and us आपका object है, तो उसी का पैसिव बन गया, उधर वाले को as it is लिख दिया, right? So correct answer of this question will be option C. Let's have next question. हमें fill in the blank यानी correct spelling चुननी है। The transistors are used as the main components which are built into computer chips. Components चाहिए, components, component, component नहीं होता, component नहीं होता, component नहीं होता, ये सब क्या लिखा हुआ है? हैं? Component चाहिए, COMPONENTS, components का मतलब होता है पार्ट्स या कोई ऐसा एलिमेंट्स ऑफ अ लार्जर होल, किसी लार्जर का कोई जो हिस्सा होता है, किसी बड़ी चीज का जो भाग होता है, उसी को कंपोनेंट कहते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर्स हैं आर यूज्ड एज द मेन कंपोनेंट्स, एक मुख्य भाग के रूप में यूज होते हैं, विच आर बिल्ट इनटू कंप्यूटर चिप्स। तो सही जवाब हमारा करेक्ट स्पेलिंग के लिए याद रखिए। सोचिए कितने आसान से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ है, कंपोनेंट पहली बार सुन रहे हैं, अरे नहीं भाई, बेसिक वर्ड्स हैं, आते रहते हैं ऐसे। पैरा जंबल आपके सामने है, सेलेक्ट करिए, चलिए पढ़िए और फटाफट आंसर कर दीजिए। ये 4 ऑप्शंस यहां से यहां तक के लिमिट अरेंज करना है। टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो गया, फिर आगे क्यू में कहता है एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लिव्स वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। अरे टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड क्या चीज, आपको ऑब्जेक्ट मेंशन करना है जो कि गिवन है आपके ऑप्शन नंबर ओ में। आप ध्यान से देखिए, टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग ऑफ मेन वर्ब है, आपको ऑब्जेक्ट मेंशन करना है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, आपका ये हिस्सा ऑब्जेक्ट है। तो पी के बाद हमारा जाहिर सी बात है ओ आएगा, और यही हमारा जो है शुरुआत कर रहा है पी। तो पी के बाद ओ सेट कर लिया। 4 ऑप्शन देखे, आगे जाना ही नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट अपना फाइनल कर चुके हो, राइट। अब जैसे यहां पे एक ऑप्शन लिखा है कि ओ है, अरे एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ लिखेंगे तो इसको हेल्पिंग ऑफ कहां से देंगे? नहीं है ना, वी डोंट हैव हेल्पिंग ऑफ। चेक करो कहां है, ये हेल्पिंग ऑफ तो टेक्नोलॉजी का है, उसका कहां है हेल्पिंग ऑफ? वी डोंट हैव एनी हेल्पिंग ऑफ, तो ओ फर्स्ट पार्ट हो ही नहीं सकता। वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट,
हम कम्युनिकेट करते हैं एंड कनेक्ट करते हैं। क्या, किधर, कुछ लिखा हुआ है आगे, अगर हम इसकी शुरुआत करें तो किससे जोड़ देंगे हम, कुछ नहीं पता। तो पी फर्स्ट हो गया, ओ सेकंड हो गया, पी हो गया, ओ हो गया, एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स। फिर उसके बाद लिखा हुआ है एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे, जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं और कनेक्ट करते हैं। सही ऑर्डर हमारे ऑप्शन सी को जाएगा, पी ओ क्यू आर फिट्स बेस्ट। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक है बच्चे। एंटोनिम बताना है आपको एग्जिट का, इसका। द डैश ऑफ द वेन्यू वॉज डेकोरेटेड विद ब्यूटिफुल लाइट्स। अब एग्जिट का मतलब क्या होता है? आप जब कभी भी मूवी वगैरह देखने जाओ तो थिएटर में एक गेट पे लिखा होता है ऊपर साइड, यहां पे लिखा होता है एग्जिट, और एक गेट में लिखा होता है, क्या लिखा होता है बताइए जल्दी से? एंट्री लिखा होता है। इन चार ऑप्शंस में अपोजिट कौन सा है? एंट्री, प्रवेश। एंट्री का मतलब होता है प्रवेश। दैट्स योर आंसर, ठीक है, क्योंकि एग्जिट मींस होता है बाहर जाने का रास्ता है, तो एंट्री मतलब अंदर आने का रास्ता है। हाउस मतलब घर हो गया, रोड मींस रोड हो गया, सड़क हो गया, और सेरेमनी का मतलब हो गया जो औपचारिक आयोजन होते हैं। कहते हैं ना सेरेमनी हो रहा है, कोई भी मौका, कोई भी उत्सव, कुछ सेलिब्रेशन, उसको कहते हैं एक फॉर्मल इवेंट और ओकेजन, दैट इज कॉल्ड सेरेमनी, है ना। जैसे द अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड इन द ऑडिटोरियम, तो सेरेमनी ये हो जाता है। करेक्ट आंसर आपके इस क्वेश्चन का एंट्री हो जाएगा। आपको एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट बताते हैं। एंट्री जो है, अगर कभी भी आपको एंट्री के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है तो ENTRY एंट्री के साथ प्रीपोजिशन इनटू लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसी का वर्ब फॉर्म लिखा हुआ हो एंटर, तो इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। यानी एंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाते, एंट्री के साथ प्रीपोजिशन लगाते हैं। यह कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा, एंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाते। जैसे आपने कहा ही एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, तो यह सेंटेंस गलत है, होना चाहिए ही एंटर्ड द क्लासरूम। और अगर एंट्री बनाना चाहेंगे तो ही मेड एन एंट्री इनटू द क्लासरूम। समझ गए ना दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, सही आंसर आपका एंट्री हो जाएगा। लिखा हुआ है केयर अ हैंग, इस ईडियम का मतलब बताइए। केयर अ हैंग, केयर कर रहा है, अ हैंग एक लटकने का, हैंगिंग क्लॉथ टू ड्राई लटकते हुए कपड़े सूखने के लिए, पुटिंग एन आउटफिट ऑन अ हैंगर यानी एक आउटफिट को, ड्रेस को हैंगर में टांगना, केयरिंग टू मच है, शोइंग नो इंटरेस्ट है। करेक्ट आंसर शोइंग नो इंटरेस्ट। बच्चे जैसे आपने कहा क्या आप कह रहे हो कि केयर अ हैंग, यानी आपकी जो केयर है, आपकी जो परवाह है किसी चीज के प्रति, आपका जो कि आप उस चीज की परवाह करते हैं, वो हैंग हो रहा है, वो लटक रहा है, वो लटक रहा है। अगर आपकी परवाह लटक रही है तो इसका मतलब आपको परवाह ही नहीं है। नहीं तो चीजों को सही से रखते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे से बोलो कि मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं, और उसका हाथ बांध के पंखे में लटका दो आप, हैं, या उसके शर्ट में इधर से खूंटी में टांग दो शर्ट के साथ उसको, तो ये कहां की परवाह हो गई? तो परवाह में केयर कभी भी हैंग नहीं होता, और अगर हैंग हो रहा है तो इसका मतलब आप उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, शोइंग नो इंटरेस्ट। आगे बढ़िए। एक्टिव पैसिव वॉइस है, द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ एंड दे आर ऑलरेडी प्रमोटिंग इट थ्रू वेरियस मार्केटिंग चैनल्स। कितना आसान है। ये जो विल लॉन्च लिखा हुआ है ना, ये विल बी लॉन्च्ड हो जाएगा दोस्तों, विल बी लॉन्च्ड, विल लॉन्च चेंज इनटू विल बी लॉन्च्ड, विल बी लॉन्च्ड। अब देखिए ध्यान से, आपके चार ऑप्शंस में से पहला आंसर, पहला वाला ऑप्शन में विल बी लॉन्च्ड है, हो सकता है। दूसरे में नहीं है, नहीं हो सकता। तीसरे में नहीं है, नहीं हो सकता। चौथे में नहीं है, नहीं हो सकता। आपके तीन ऑप्शंस में तो नहीं है, तो नहीं हो सकता। अब आप पूरा सेंटेंस का वैस्यू बनाने के बाद चेक करोगे कितना टाइम लगता। हमने सीधा यहां पे पढ़ा, चार ऑप्शन देके तीन में है ही नहीं। करेक्ट आंसर आपके सामने, मैं आपको सिखा दूंगा सब कुछ। मैकेनिकल अपोजिट चाहिए, सैरोगेट, ऑटोमेटाइज्ड, यील्डिंग एंड मैनुअल। मैकेनिकल का अपोजिट क्या हो सकता है? अपोजिट मीनिंग ऑफ मैकेनिकल, सही जवाब आपके सामने है मैनुअल दोस्तों, क्योंकि मैकेनिकल का मतलब है ऑपरेटेड बाय अ मशीन। कोई चीज जो मशीन के द्वारा ऑपरेट करी जाती है उसको मैकेनिकल कहते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है MECHANICAL, मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब है ऑपरेटेड बाय अ मशीन।
जैसे द डोर ओपनड विद अ मैकेनिकल सिस्टम, यानी डोर एक मैकेनिकल सिस्टम के तहत ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका अगर कोई चीज मशीन के द्वारा ऑपरेट हो रही तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मैनुअल, हाथ से हो, हाथ से हो। डन बाय हैंड नॉट बाय मशीन, यानी हाथ से किया जाए उसको मैनुअल कहते हैं, है ना। कहते हैं ये मैनुअली होगा, ये चीज, ये मशीनरी के थ्रू है, ये मैनुअली होगा। तो मैनुअल का मतलब है कि आप उसको हाथ से ही कर रहे हो, और मैकेनिकल है डन बाय मशीन। सैरोगेट, आपने एक शब्द सुना होगा सैरोगेसी। ये हिंदुस्तान में सैरोगेसी लीगल है या नहीं है, लेकिन अदर कंट्रीज में बहुत जगहों पे सैरोगेसी लीगल है। जनरली होता क्या है, सैरोगेट का मतलब कि किसी और के बिहाफ में कोई और उस जिम्मेदारी को संभालता है। जैसे कोई कपल है जिनके बेबी नहीं हो रहा है, अब प्रॉब्लम जब डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला जो बीबी है उनको कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, तो वो परमिशन दे देती हैं, और ये जो है कोई एक ऐसी महिला को मार्केट में खोजते हैं जिस महिला को पैसे की जरूरत होती है, तो लड़के का स्पर्म डॉक्टर के थ्रू, डॉक्टर की मदद से उस लड़की को प्रेग्नेंट करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। और फिर वो इसके बच्चे की मां बनती है कुछ पैसों के लिए। फिर जब वो 9 महीने बच्चे को गोद में, पूरा उसका खर्चा ये आदमी उठाता है, ये फैमिली उठाती है, बहुत पैसे वाले होते हैं, और फिर ये पूरा खर्चा उसकी वो फैमिली उठाती है। 9 महीने पूरे होते हैं, बच्चा जैसे ही पैदा होता है, वो बच्चा इसको वहां से जो बाकी अमाउंट होता है उसको देकर वो बच्चा इसकी बीबी को दे दिया जाता है, और ये उस बच्चे की मां बनकर इसकी परवरिश करती है। इसको कहा जाता है सैरोगेसी। दिस इज कॉल्ड सैरोगेसी। उसी सैरोगेसी नाउन का सैरोगेट फॉर्म यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों। सैरोगेट का मतलब हो गया रिप्लेसिंग समवन एल्स और यूज्ड इंस्टेड ऑफ समथिंग एल्स, किसी और को रिप्लेस करके किसी और की जगह पे, उसे कहते हैं हिंदी में प्रतिनिधि। जैसे शी एक्टेड एज अ सैरोगेट मदर फॉर द कपल, यानी किसी कपल के लिए उसने सैरोगेट मदर का रोल प्ले किया। ऑटोमेटाइज्ड, ऑटोमेटिक शब्द आपने सुना है। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कोई चीज जो खुद से हो, राइट। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक होती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे वॉर छिड़ जाए और कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर अटैक करे, तो हमारे पास ऐसे ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जो उनको न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। ये मशीन्स जैसे ही वो आएंगे उनको डिटेक्ट करेंगे और अपने आप गोला बारूद चलाएंगी, जिसकी वजह से वो आसमान में ही धराशायी हो जाती हैं, हाँ, मिसाइल वगैरह जो भी है। सो ऑटोमेटाइज्ड का मतलब है मेड ऑटोमेटिक और सेल्फ ऑपरेटिंग है, इसमें कोई आदमी की मदद नहीं चाहिए। द फैक्ट्री हैज बीन फुली ऑटोमेटाइज्ड। तीसरा क्या है? यील्डिंग, यानी इसका मतलब है गिविंग वे और फ्लेक्सिबल, झुकने या समर्पण करने वाला को कहते हैं यील्डिंग। जैसे द मटेरियल इज सॉफ्ट एंड यील्डिंग अंडर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर में वो फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं कि वो अगर प्रेशर पड़ेगा तो टूट जाएगा, नहीं, वो फ्लेक्सिबल है, वो बेंड हो जाएगा मटेरियल, राइट। सो दैट इज यील्डिंग। तो आपके सामने कितने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, यील्डिंग, ऑटोमेटाइज्ड, सैरोगेट, मैनुअल एंड मैकेनिकल। ये पांचों वर्ड से याद हो गए। चलिए नेक्स्ट पे आइए दोस्तों। अगला सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। सोलोमॉन्स रेप्यूटेशन, ये किसी इंसान का नाम है सोलोमॉन। सोलोमॉन की रेप्यूटेशन जो है, इज्जत, एज एन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट के रूप में, इज टेंटलेस, टेंटलेस है। टेंट का मतलब होता है दाग, टेंट मतलब हो गया दाग, दाग लेस है, इसका मतलब दाग नहीं है, कोई भी कलंक नहीं है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन चाहिए जिसमें कलंक नहीं हो। अब पहला वाला देखो, फ्लॉड का मतलब जिसमें बहुत सारे फ्लॉ है, फ्लॉ मतलब होता है कमियां, तो कमी से भरपूर है। फॉल्ट लेस है, जिसमें कोई भी फॉल्ट, फॉल्ट यानी कमी नहीं है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, फॉल्ट लेस। सिमिलर मांगा ना उसने, अगर उसने अपोजिट मांगा होता तो फ्लॉड होता आंसर। उसने कहा सिमिलर टिक कर दीजिए, तो आप जाएंगे फॉल्टलेस के साथ, जिसका मतलब है विदाउट एनी मिस्टेक, कंप्लीटली परफेक्ट, त्रुटिहीन कहते हैं इसको। हर परफॉर्मेंस वॉज फॉल्टलेस, उसका जो परफॉर्मेंस था दैट वॉज फॉल्टलेस, यानी उसकी परफॉर्मेंस में कोई भी कमी थी ही नहीं, राइट। नेक्स्ट देखिए, टेंटलेस क्या है? बिल्कुल प्योर हो, टेंटलेस, विदाउट एनी स्टेन और फ्लॉ, निर्दोष, निष्कलंक, कोई कलंक ना लगा हो, हम उसको कहते हैं टेंटलेस। यानी टेंट से लेस है, टेंट उसमें से हटा है, तो कोई भी कलंक नहीं है, निष्कलंक है, निर्दोष है, त्रुटिहीन है। हिज रेपुटेशन वॉज कंप्लीटली टेंटलेस। अब बाकी ऑप्शंस देखिए। फ्लॉड मैंने बताया अभी, जिसमें बहुत सारे फ्लॉ होते हैं, बहुत सारी कमियां होती, बहुत सारी त्रुटियां होती, उसको कहते हैं फ्लॉड, हैविंग इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स।
एग्जाम्पल, द प्लान वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज फ्लॉट। ड्यूबियस मीन्स होता है डाउटफुल, जिसपे बहुत ही ज्यादा संदेह हो, कोई भी चीज ऐसी जो संदेह हो। जैसे कोई आदमी आपके घर में आए जिस पर आपको डाउट है कि ये चोरी कर सकता है कोई चीज, तो वो आदमी क्या है, डाउटफुल है, उसको ड्यूबियस कहते हैं। डाउटफुल या तो सस्पिशियस, हिंदी में संदेहास्पद हिंदी में कहते हैं, दैट इज डाउटफुल। एक एग्जाम्पल, हिज ड्यूबियस स्टोरी रेज्ड क्वेश्चंस, उसकी डाउटफुल कहानी ने सवाल खड़े किए, तो ये हो गया डाउटफुल। नेक्स्ट वर्ड है इनकंसिस्टेंट। बच्चे अगर इसका इन हटा दो तो क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स होता है कोई चीज जो लगातार होता है, इसी का अपोजिट हो जाता है इनकंसिस्टेंट, जिसका मतलब है नॉट स्टडी और रेगुलर। तो नॉट रेगुलर है, ये नॉट रेगुलर है। कंसिस्टेंट होता तो रेगुलर हो जाता, इनकंसिस्टेंट है, इररेगुलर है। हिज आंसर्स वर इनकंसिस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान उसके जवाब जो थे वो इनकंसिस्टेंट थे। तो इनकंसिस्टेंट मीन्स समथिंग दैट इज नॉट रेगुलर। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, identify the segment that contains a grammatical error. My sister Juliet got married as her was 23. My dear students, इस सेंटेंस में दो एरर लग रही है मुझे, हालांकि एग्जामिनर इस बार बच गया क्योंकि दोनों ही एरर एक ही पार्ट में है, दोनों ही एरर्स एक ही पार्ट में है, तो एग्जामिनर बच गया। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं उसने एक ही एरर मार्क करी होगी, दूसरा उसने करी भी नहीं होगी, जबकि दो एरर है इसमें। देखो समझो, सबसे पहले लिखा हुआ है माय सिस्टर, मेरी बहन। कौन है मेरी बहन? मेरी बहन का नाम है जूलियट। अब यहां पे बात है माय सिस्टर की, जो कि सब्जेक्ट है। इसके लिए आपने वर्ब लिख दी गॉट मैरिड, ठीक है। माय सिस्टर गॉट मैरिड, मेरी बहन ने शादी करी। उसने शादी कब करी? अब आप यहां पे क्या कहना चाह रहे हो? आप यहां पे कहना चाह रहे हो जब वह 23 साल की थी, यही कहना चाह रहे हैं ना? जब वह 23 साल की थी, जब वो 23 साल की थी तब मेरी बहन ने शादी करी। ये जब की इंग्लिश होती है व्हेन, वह की इंग्लिश होगी, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट चाहिए आपको थी के लिए, तो इसकी इंग्लिश होगी शी, व्हेन शी वाज 23 या शी वाज 23 इयर्स ओल्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए, आपने ना तो यहां पर व्हेन लिखा है, ना तो यहां पे शी लिखा है। एग्जामिनर ने जो एक्सप्लेनेशन वो दिया होगा मैक्सिमम वो यही देगा कि वहां पे करो, लेकिन आपकी ये दोनों ही गलत है। इसको एज हटा के यहां पे व्हेन लिखिए, हर हटा के यहां पे शी लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये पार्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब कभी भी आप एरर डिटेक्शन करो ना बच्चे, तो कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से घोल के पी के जाओ ना, एक एक कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल में प्रैक्टिस कर डालो, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर डालो कि सवाल कैसा भी पूछे एग्जामिनर, आप एग्जामिनर के क्वेश्चन पेपर में सवाल खड़ा कर दो कि भाई साहब तुम्हारे ये 25 सवाल में 5 सवाल गलत ही डाल रखे हैं तुमने, और एग्जामिनर भी कहे भाई साहब ये कौन आ गए स्टूडेंट, इसको स्टूडेंट कौन बनाया है, हैं? इसको पेपर सेट करवाओ इससे, इतना बढ़िया इंग्लिश है इसकी। प्रैक्टिस चाहिए आपको, बाकी सब ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अ शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ अ बुक दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट, पहला ऑप्शन है। एक शॉर्ट सेक्शन है दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट। ओहो, देखो वो कहना क्या चाह रहा है, जैसे कोई किताब है एज ऑफ अ बुक, अब ये कोई बुक है, अब इस बुक में शुरुआत में ही एक शॉर्ट सेक्शन, यानी शुरुआत के ही पन्नों में एक ऐसा शॉर्ट सेक्शन लिख दिया गया कुछ जो लीड करता है या एक्सप्लेन करता है कि पूरे पैसेज में कौन सी बात कही गई है। हम इसको हिंदी में प्रस्तावना नहीं कहते, क्यों बच्चों? हम इसे प्रस्तावना कहते हैं ना, जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जो हम शुरुआत में लिखते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही होगा, जो मेन पार्ट को एक्सप्लेन करेगा तो सबसे पहले तो एक्सप्लेन करवाएंगे आप, क्योंकि आखिरी में तो कंक्लूड करना होता है, राइट। अभी आपके पास 4 ऑप्शंस, फॉरवर्ड, कंक्लूजन, पोस्टस्क्रिप्ट, पैराफ्रेज। हमारा सही जवाब होगा फॉरवर्ड। बच्चे यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है FORE, फॉर मीन्स होता है बिफोर। जैसे आप लिखते हो ना फोर हेड, फोर HEAD हेड, 4 आर्म्स, 4 लेग्स, बात समझ पा रहे हो? सो 4 मीन्स होता है फोरटेल, तो 4 मीन्स होता है पहले। तो आप यहां पे जब किसी किताब में एक्सप्लेन करने का मेन पार्ट का कोई शॉर्ट सेक्शन ऐड कर रहे हो पहले, तो वो 4 वाला ही होना चाहिए, दैट इज 4 वर्ड्स, ठीक है। 4 वर्ड हो गया, इंट्रोडक्शन पार्ट है ये बुक का।
द ऑथर रोट अ टचिंग फॉरवर्ड फॉर हर मेमोयर। ओके, कॉन्क्लूजन होता है निष्कर्ष, जो अंतिम भाग होता है किसी चीज का, जैसे द मूवीज कॉन्क्लूजन वॉज अनएक्सपेक्टेड। ओके, पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट का मतलब होता है जो बाद में होता है। देखो बच्चे, एक होता है पोस्ट, एक होता है प्री। प्री का मतलब होता है पहले एंड पोस्ट का मतलब होता है बाद। तो पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब है ऐसी स्क्रिप्ट जो बाद में डाली गई है। तो जो शुरू में डाली है आपने उसको फॉरवर्ड कह दिए, और जो बाद में आपने डाली उसको पोस्ट स्क्रिप्ट कह दी। यानी एक एडिशनल रिमार्क एट द एंड, अंत में जोड़ा गया एडिशनल रिमार्क। शी एडेड अ स्वीट पोस्ट स्क्रिप्ट टू हर लेटर। पैराफ्रेज क्या होता है? रीवर्डिंग समथिंग इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में किसी बात को फिर से कहना, उसे पैराफ्रेज कहते हैं। यानी पैराग्राफ को फिर से फ्रेज करो, रिफ्रेजिंग करो, उसे कहेंगे पैराफ्रेज। ही आस्क्ड मी टू पैराफ्रेज द पैराग्राफ फॉर क्लियरिटी, एक एग्जांपल हो गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप बताओ इसमें स्पेलिंग किसकी गलत है? वर्मिनस, वॉमिटस, वोलप्चुअस या वेरीफिएबिलिटी? वेरीफिबिलिटी लिखा हुआ है, वेरीफिबिलिटी नहीं होता, वेरीफिएबल होता है। वेरीफिएबल से बनता है वेरीफिएबिलिटी, तो मिस्टेक आपकी इसी पार्ट में। वेरीफिएबिलिटी, वेरीफिएबिलिटी, यहां पे ए नहीं था, देख लीजिए यहां पे ए मिसिंग है। इसका मतलब है एबिलिटी टू बी प्रूवन ट्रू और एक्यूरेट, यानी कि सत्यापित करने की जो क्षमता होती है। बच्चे, वेरीफिएबिलिटी वेरीफाई से बना है। वेरीफाई, वेरीफाई, वेरीफिएबल, वेरीफिएबिलिटी। वेरीफाई एडजेक्टिव, सॉरी, वेरीफाई वर्ब, वेरीफिएबल एडजेक्टिव, वेरीफिएबिलिटी नाउन। ठीक है, वेरीफिएबली यह एडवर्ब हो जाएगा। द थ्योरी लैक्स साइंटिफिक वेरीफिएबिलिटी, साइंटिफिक वेरीफिएबिलिटी की कमी है उस थ्योरी में, यानी उसकी सत्यापित चीज की कमी है। ठीक है। वर्मिनस क्या होता है? वर्मिनस होता है इन्फेस्टेड विद और रिजेंबलिंग वर्मिंग। वर्मिन जिसे कहते हैं कीटों से भरा हो कोई चीज। अब कीटों से भरा होगा तो घिनौना ही तो होगा। द ओल्ड केबिन वॉज इन अ वर्मिनस स्टेट। जो पुराना केबिन था वो बहुत ही घिनौनी अवस्था में था, कोई जाता ही नहीं था, बंद रहता तो भाई साहब एकदम कीड़े मकोड़े भर गए पूरा चारों तरफ, तो वो वर्मिनस स्टेट में था। वर्मिनस का मतलब है बहुत ही घिनौना, कीड़ों से भरा हुआ। बच्चे, वोमिटस क्या होता है? अगर केवल वोमिट लिखा होता तो उल्टी हो जाता, तो वोमिटस क्या है? मैटर वोमिटेड फ्रॉम द स्टमक, यानी उल्टी की हुई जो वस्तु होती है उसको वोमिटस कहते हैं। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द कलर ऑफ द वोमिटस। एक चीज देखते हैं, एक चीज बोला जाता है कि जो शार्क नहीं, आई थिंक वेल होती है, वेल मछली होती है। मैंने भी सुना है, ठीक है, बाकी आप बताइए इसमें कितना सही है कितना गलत है। जो वेल मछली होती है उसकी उल्टी, वेल भी उल्टी करती है शायद, सो वेल मछली की जो उल्टी होती है वो बहुत महंगी बिकती है, करोड़ों में बिकती है वेल मछली की उल्टी। बोलते हैं उसका कुछ यूज होता है किसी चीज में, कोई दवा ववा बनती है। तो बोले पहले तो वेल मछली कहां खोजो, फिर वो किस समय उल्टी करेगी पानी में, कब क्या है, कितना कितना टफ चीज है, तो महंगी तो होनी ही होनी है। तो जो उल्टी में पदार्थ निकला है ना, उस पदार्थ को कहा जाता है वोमिटस, और वोमिट का मतलब होता है वोमिट करना। ठीक है, चलो। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द कलर ऑफ द वोमिटस। आगे देखिए, वोलप्चुअस होता है फुल ऑफ लग्जरी और सेंसुअल प्लेजर, जो सेंसुअल प्लेजर से भरा हुआ है। मतलब भाई ये कामुक है, ये भोग विलास से पूरा भरपूर है, ये इस इंसान को शारीरिक सुख चाहिए, भोग विलास से भरपूर है, आसपास बस सौंदर्य चाहिए, मौज मस्ती टाइप का आदमी है, वोलप्चुअस कहते हैं इसको, है ना। शी वोर अ वोलप्चुअस ड्रेस टू द पार्टी, यानी उसने पार्टी में बहुत ही वोलप्चुअस ड्रेस पहन लिया, यानी फुल ऑफ लग्जरी। तो यहाँ पे दो सेंस निकलेगा, एक फुल ऑफ लग्जरी, दूसरा सेंसुअल प्लेजर, ये दोनों चीजें हो जाती। तो काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। वोलप्चुअस बहुत अच्छा वर्ड है बच्चे, याद कर लेना। वोमिटस हो गया, वर्मिनस हो गया, और वेरीफिएबिलिटी आपका तो है ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, सब्सटीट्यूट करिए। एबिलिटी का आप बताइए क्या आएगा। मायरा हैज द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। ओ वाओ, मैथमेटिक्स की बात करी गई है, गणित की बात करी गई है। गणित को हम एक शब्द और बोलते हैं, दैट इज क्वांट। और क्वांट के साथ जब हम क्वांट को क्वांटिटेटिव बोलते हैं तो हम क्वांटिटेटिव के साथ एक शब्द यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव
एबिलिटी, क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए माय डियर स्टूडेंट्स। सही जवाब हो जाएगा एप्टीट्यूड, क्योंकि बात यहां पर मैथमेटिक्स की हो रही है और मैथमेटिक्स का हम यहां पे एप्टीट्यूड यूज करेंगे उसके लिए। नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट, प्राकृतिक योग्यता या प्रतिभा, दैट इज एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। शी हैज एन एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का उसमें योग्यता है। जब मैथमेटिक्स की योग्यता हो तो बोलिए कि वो मैथमेटिक्स में एप्टीट्यूड है। चलो, एस्ट्यूट होता है बच्चे बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक, बहुत ही तेज दिमाग का होना। एस्ट्यूट, ऐसे ट्यूटर से अगर बचपन से इंग्लिश पढ़ते आप तो आप बहुत ही एस्ट्यूट हो जाते, यानी बहुत ही तेज दिमाग वाले हो जाते आप इंग्लिश में। एस्ट्यूट, ऐसे ट्यूटर, इससे याद रखिए। ही मेड एन एस्ट्यूट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसने एक एस्ट्यूट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया। अगला देखो, एल्टीट्यूड होता है हाइट अबव सी लेवल, सी लेवल से जो हाइट होती है उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। द प्लेन वॉज फ्लाइंग एट अ हाई एल्टीट्यूड, प्लेन हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा था। और एटीट्यूड तो जानती हो लोगों में होता है एटीट्यूड, कहते हैं भाई उस बंदे में एटीट्यूड भरा पड़ा है। वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग, सोचने या महसूस करने का जो तरीका है, दैट इज एटीट्यूड यार। हिज पॉजिटिव एटीट्यूड इंप्रेस्ड एवरीवन, उसके पॉजिटिव एटीट्यूड ने हर किसी को इंप्रेस कर दिया, तो ये आपका एटीट्यूड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्टरी ऑल्टरनेटिव्स को क्या कहते हैं? मतलब चॉइस बिटवीन टू, ये दो हैं और इनके बीच में चॉइस, चार ऑप्शन है। डायलेमा, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, डिफिकल्टी। दुविधा है ना, डायलेमा, दुविधा है, दुविधा, इसको डायलेमा कहते हैं। DILEMMA, डायलेमा, दैट इज दुविधा। अनेबल टू डिसाइड, अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ डिफिकल्ट चॉइस, समझ में नहीं आ रहा इसमें जाए कि इसमें जाए, इसको चुने कि उसको चुने, दिस इज कॉल्ड डायलेमा। शी वॉज इन अ डायलेमा अबाउट चूजिंग हर करियर, अपना करियर चूज करने में वो पूरी तरीके से डायलेमा में थी। तो डायलेमा, दैट इज दुविधा में होना। अच्छा, प्रॉब्लम तो आप जानती हैं, समस्या होती है। कंफ्यूजन भी थोड़ा सा उलझन या भ्रम को कहते हैं, और डिफिकल्टी भी हमारी परेशानी या कठिनाई को कहा जाता है। बाकी ऑप्शंस आसान है, फिर भी मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, आप उसको भी समझ लीजिए कैसे इसको करते हैं। बच्चे देखो, पीवाईक्यू में केवल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन बनाने में एफर्ट्स लगते हैं। आपके एग्जाम में केवल क्वेश्चन दिए हैं और एग्जामिनर ने जब आंसर शीट लॉन्च करी, आंसर शीट बाहर निकाली, तो उसने उसी क्वेश्चन पेपर में हाईलाइट कर दिया बस कि बी लगाओ, डी लगाओ, सी लगाओ, ए लगाओ। लेकिन ये जो इतना डीप एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए लिख कर लाए ना, आप कभी भी जब पीडीएफ खोलोगे ना भाई साहब, मैं चाहता तो लिख लिख के समझाता, लेकिन मुझे लगा कि केवल मीनिंग ही नहीं, आपको ऑप्शंस के एग्जाम्पल्स दे दे के एक एक वोकैब रटाएंगे। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने, सच बता रहा हूं, मेरे साथ अगर आपने 100 पेपर भी सॉल्व कर लिए ना पीवाईक्यू के, 100 पेपर, मात्र 100 पेपर सॉल्व कर लीजिए, आपका इंग्लिश का जो लेवल है ना भाई साहब, यहां से ना यहां पहुंच जाएगा। आप केवल 100 पेपर मेरे साथ लगा लो, ठीक है भाई। मैं ऐसे नहीं कह रहा, आपके संदीप केसरवानी सर का ये रिकॉर्ड है। मात्र 100 पेपर लगाइए और आप मिरेकल देखिए अपने नॉलेज में, आप देखिए किस लेवल की नॉलेज बढ़ती है। जो एनालिसिस सिखा रहा हूं ना, ये एनालिसिस आपके काम आएगी, समझ रहे हैं? बहुत जरूरी है। आगे आइए, एरर डिटेक्शन है आई थिंक। द सुपरमार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, अगर कहीं पर बिटवीन लिखा हो कि इसके और इसके बीच में, तो जिन दो के बीच में बात कही जाती है उनको जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन एंड लिखना होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर फ्रॉम इतने से इतने के बीच में है, तो जिन दो चीजों को एक से दूसरे के करना है उनको जोड़ने के लिए फ्रॉम के साथ प्रीपोजिशन टू ही लिखना है। आप देखिए, आपने यहाँ पे फ्रॉम 10 बजे और यहाँ पे 10 बजे रात में, सुबह से 10 रात में, तो ये स्टिल क्यों लगा दिया? यहाँ पे तो टू होना चाहिए, क्योंकि आपके पास फ्रॉम दिया हुआ है। इसका मतलब मिस्टेक है आपके इस पार्ट में, इसको टू कर लीजिए। टू टेल अदर्स सीक्रेट इंफॉर्मेशन ओनली फॉर एंजॉयमेंट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। टू टेल अदर्स सीक्रेट इंफॉर्मेशन का मतलब है स्पिल द बीन्स। ये इडियम है बच्चे। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील द सीक्रेट। कोई सीक्रेट को अनइंटेंशनली रिवील कर देना, उसे कहा जाता है स्पिल द बीन्स। बाकी तो ऐसे ही बस लिख दिया गया अपने से, वर्ड्स, कैट, अनियंस एटसेट्रा जो भी है, लेकिन सही जो इडियम होता है दैट इज स्पिल द बीन्स। बीन्स स्पिल करना, बीन्स तो अपनी कवर में छिपा होता है, अगर आपने उसको स्पिल कर दिया, बाहर निकाल दिया, इसका मतलब छिपे हुए को बाहर निकाल दिया।
तो छिपे हुए को बाहर निकालना होता है रिवील द सीक्रेट, राइट। चलो आगे आ जाओ। द मीडिया दीज डेज कंस्ट्रक्ट्स डैश narratives on politics and celebrities to increase the viewership। आपको बताना है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। मिसलीडिंग का सिमिलर मीनिंग चाहिए आपको, सिमिलर मीनिंग ऑफ मिसलीडिंग। आपके ऑप्शन है सिंसियर नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा, कैंडिड नहीं होगा। ये तीनों तो पॉजिटिव वर्ड है यार, ये समझदार है, ये सच्चा है, ये ईमानदार है। ये है धोखेबाज। मिसलीडिंग जो आपको डिसीव करे, आपको जो झूठा है, मेंडेशियस, लाइंग, नॉट ट्रुथफुल, झूठा, डिसीव कर दे, आपको धोखा दे दे, हम उसे कहते हैं मेंडेशियस। मेन जो डैशिंग दिखते हैं ना, उन पे भरोसा नहीं करना, दे आर मेंडेशियस। केवल ट्रिक बता रहा हूं बस, ठीक है, ओके। द विटनेस गेव अ मेंडेशियस स्टेटमेंट। बाकी देखिए, मिसलीडिंग का मतलब होता है जो लीड मिस करे, मिस मतलब गलत, नेगेटिव, तो गलत तरीके से जो लीड करे, यानी आपको आपके साथ झूठ करे, आपके साथ धोखा करे, ठीक है। सिंसियर को समझदार कहते हैं, ईमानदार कहते हैं। ट्रू का मतलब सच्चा, सही होता है। और कैंडिड मतलब भी ईमानदार होता है या खुलकर बोलने वाला होता है। शी गेव अ कैंडिड ओपिनियन, हर स्टोरी टर्न्ड आउट टू बी ट्रू एंड ही गेव अ सिंसियर अपॉलजी, ठीक है। आगे, द ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स वर वंडरस्ट्रक बाय द डैश ऑफ द क्वाइन। अरे ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स है, वंडरस्ट्रक थे बाय द डैश ऑफ द क्वाइन। क्वाइन के कौन सी चीज से? क्वाइन के इंतजार से, क्वाइन की सफेदी से, क्वाइन के चौड़े से, क्वाइन के वजन से, क्वाइन के वजन से। माय डियर स्टूडेंट, सेंस तो निकालो यार। लिखा हुआ है द ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स वर वंडरस्ट्रक बाय द वेट ऑफ द क्वाइन। पैसेज के हिसाब से तो वही ठीक बैठ रहा है, और तो कोई नहीं आएगा। WEIGST चाहिए, बस हो गया। बाकी की मीनिंग तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, ठीक है भैया। आगे आओ। इवेल्युएट क्या होता है? आप कोई चीज देते हो तो आप कहते हो ना इसका इवेल्युएशन कीजिए। आपको गोल्ड लोन लेना है, आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को आप कहते हो साहब ये हमारा बीबी का हार है, आप इसका गोल्ड लोन दे दीजिए, इस गोल्ड के बदले लोन दे दीजिए। तो साहब कहते हैं ले लीजिए लोन, और साहब आपको लोन देते हैं। तो लोन देने से पहले वो आपके गोल्ड को इवेल्युएट करते हैं कि आखिर इस पर कितना लोन दिया जा सकता है। इवेल्युएशन उसी को कहते हैं, यानी किसी चीज का आकलन करना। अब आकलन का आपको चाहिए क्या? सिनोनिम। वाओ, सिनोनिम में मिसजज तो नहीं होगा, एसएस सही है, यूनिटी और मिसकोट भी नहीं है, एसएस आएगा। एसएस का मतलब ही होता है कोई चीज का एस्टिमेट करना, इवेल्युएट करना, आकलन कर देना, आकलन करना, उसकी वैल्यू का आंकना कितनी है ना। द डैमेज वॉज एसेस्ड आफ्टर द स्टॉर्म। स्टॉर्म के बाद डैमेज कितना हुआ उसको आकलन किया गया। इवेल्युएट भी बता चुका हूं, मूल्यांकन करना या आकलन करना, है ना। द टीचर विल इवेल्युएट योर प्रोजेक्ट टुडे, ओके। यूनिटी तो आप जानते ही हो, एकता को कहते हैं दोस्तों, एकता कपूर नहीं, यूनिटी दूसरा है। मिस जज यानी गलत तरीके से किसी को जज करना, सामने वाले को गलत तरीके से जज करना, उसे कहते हैं मिस जज करना। आई मिस जज्ड हिज इंटेंशंस, और लड़ाई हो गई। फिर आपका है मिस कोट। मिस कोट का मतलब है गलत कोट करना किसी को, टू कोट इनकरेक्टली, मिस कोट कहलाता है। So he was angry because the reporter misquoted him। वो गुस्सा हुआ क्योंकि रिपोर्टर ने उसको मिसकोट किया, यानी जो उसको कहा, जो उसको बतलाया वो गलत तरीके का था, ठीक है। या कोई भी चीज है, जैसे कोई चीज का प्राइस आपने पूछा कितना है, अब प्राइस था 400 रुपया, उसने आपको बता दिया 24,000 रुपया। आप 24,000 में लेके चले गए, बाद में पता चला 400 की जूती थी, 24,000 का दिया उसने, तो उसने मिसकोट किया, आपको गुस्सा आ गया, आप गए लेके जूती चप्पल सब, गांव वाले पकड़ के ले गए, मारेंगे भाई, पूरा पैसा लौटा दो। They could always stay in or go for a walk। करना क्या है इसमें? अच्छा, always की जगह पे क्या आएगा? had better, not only, either, neither। मेरे प्यारे भाइयों, सेंटेंस का अगर ध्यान से पढ़ लीजिए तो आसानी से मिल जाएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, और गो, और किसके साथ आता? और इसके साथ नहीं आता, इसके साथ बट ऑल्सो आता है, इसके साथ नॉर आता है, और केवल इसके साथ आता है ईदर। तो दे कुड ईदर स्टे इन और गो फॉर अ वॉक। आपका करेक्ट आंसर यहां पे ये होगा, बता दिया ना। नीदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, हैड बेटर के साथ कुछ नहीं आता, केवल इसके साथ V1 लगाते हैं। तो V1 तो ऑलरेडी था, लेकिन आपका इस और होने की वजह से हैड बेटर हट गया, और इसके साथ और आता है, तो आपको और है तो ईदर लगा दीजिए। ओह वाओ, क्लोज टेस्ट। चलो क्लोज टेस्ट करते हैं, मजा आएगा।
यहां से रुको। ए रिजल्ट ऑफ कोविड 19 के परिणाम स्वरूप द क्विक डैश टू डिजिटल ट्रेनिंग हैज एक्सपोज्ड द हैजार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स डिसएंगेजमेंट एंड द रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लोअर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अक्रॉस डैश कोर्सेज। वाओ, सबसे पहला एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड 19 के रिजल्ट स्वरूप द क्विक डैश टू डिजिटल ट्रेनिंग, यानी जो पहले ऑफलाइन होती थी, सामने बैठ के होती थी, अब वो डिजिटल ट्रेनिंग हो गया। तो ये क्या हुआ, पूरी तरीके से चेंज हो गया। ऑफलाइन से ऑनलाइन चले गए, डिजिटल चले गए, फिजिकल से डिजिटल चले गए। तो ये चेंज है, ना तो कोई एंड है, ना तो कोई सेट है, ना ही ये स्टे है। स्टैग्नेशन भी नहीं होगा दोस्तों। चेंज, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। बाकी बता दिया ना, स्टे से स्टैग्नेशन बनता है, स्टैग्नेशन नहीं है, स्टे से बनता है। लैक ऑफ ग्रोथ और मूवमेंट एंड ग्रोथ नहीं हो रही क्योंकि वो स्टे हो गया, वो ठहर गया है, तो स्टैग्नेशन। तो ये भी नहीं हो सकता, सही जवाब होगा ट्रांजिशन। सेकेंड, फिर कहता है ट्रांजिशन टू डिजिटल ट्रेनिंग हैज एक्सपोज्ड द हैजार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स डिसएंगेजमेंट एंड द रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस, और जो परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट आया है ऑफ लोअर स्टूडेंट परफॉर्मेंस का अक्रॉस डैश कोर्सेज लिखा हुआ है। अक्रॉस प्लूरल है ना, किसी एक, भाई कोविड के टाइम में कोई एक कोर्स थोड़ी ना चल रहा था, बहुत सारे चल रहे थे। कंपैरेटिव डिग्री चाहिए नहीं, लिमिट कोर्सेज नहीं होता, लिमिटेड होता तो सोचते भी। तो ये कैंसिल हो गया। पर्टिकुलर होगा तो इसका मतलब केवल कुछ पर्टिकुलर में, सारे में नहीं, वो बहुत सारे की बात कर रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूमेरस। न्यूमेरस का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे, क्योंकि कोविड आया था तो सभी पर असर पड़ा था। ऐसा नहीं कि इस पे पड़ा है और वो वाला जिंदगी में मौज काट रहा है, नहीं, सब पे असर पड़ा था। फिर आ गया जी 23, द लेटेस्ट डैश हैज अल्टर्ड द एजुकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। द लेटेस्ट कौन सी चीज? अब कोरोना वायरस की बात कर रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कोविड 19 एक पैंडेमिक था। पैंडेमिक, तो करेक्ट आंसर पैंडेमिक। इसको सोचना ही क्या है। अब पैंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक में अंतर क्या है वो लिखा है मैंने। पैंडेमिक एक ऐसी बीमारी है जो अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया और ग्लोबल पॉपुलेशन, उसको हम कहते हैं पैंडेमिक, जो एक महामारी की तरह है। एंडेमिक है रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाएगी, सब जगह नहीं पाई जाएगी, इसको एंडेमिक कहते हैं। और एपिडेमिक होता है जो वाइड स्प्रेड ऑकरेंस है किसी भी डिजीज का, व्यापक रोग का फैलना है, उसको कहते हैं बच्चे एपिडेमिक। लेकिन महामारी कोविड 19 तो एक पैंडेमिक ही था, तो करेक्ट आंसर पैंडेमिक हो जाएगा। और ये लोकल नहीं था क्योंकि पूरी दुनिया में फैला था दोस्तों। चलिए आगे आ जाइए 24 में, ये वाले में बताना है ना। न्यू अप्रोचेज एंड इंप्रूवमेंट्स इन द स्कूल सिस्टम आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग डिजिटल डिवाइड, द स्ट्रेटजी में exacerbate existing inequality disparities, ठीक है ना। More than 500 million students at various levels around the world were forced, मजबूर किए गए क्या करने के लिए, to dash their studies। तो स्टडीज को क्या करना हुआ। अब कोविड के टाइम में स्टडी रिज्यूम कहाँ हुई भाई, बंद हो गई, सब स्कूल बंद हो गया। कैरी ऑन कहाँ हुआ, बंद हो गया था। रीओपन कहाँ हुआ, कोविड के टाइम में भाई ये बंद हो गया था। ये पूरी तरीके से सस्पेंड करनी है, यानी अस्थायी रूप से किसी चीज को रोकने को कहते हैं सस्पेंड करना। तो कोविड में तो ये सस्पेंड ही हुई थी सबके स्टडी। लास्ट पे आ जाइए दोस्तों। दीज चेंजेस हैव कॉज्ड एंड विल कंटिन्यू टू कॉज सम इनकन्वीनियंसेस, सही बात है, बट दे विल आल्सो फॉस्टर इनोवेशन एंड फ्यूचर रिफॉर्म्स इनसाइड द एजुकेशन सिस्टम। ड्यूरिंग अ ग्लोबल कोविड-19 pandemic, the piles on effects on the coronavirus can have long-term consequences for schooling, notably for the most vulnerable children dash बेसिक कोर लर्निंग। अरे जब ये नाउन है तो यहां पे एडजेक्टिव वर्ड जैसा वर्ड चाहिए। अब विच बेसिक तो होता नहीं, होम बेसिक भी नहीं होता, हु बेसिक भी नहीं, तो हुज बेसिक होता है। हुज के डायरेक्ट बाद हम नाउन लिख सकते हैं, मतलब लिखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी को जाएगा। जस्ट बगल में नाउन लिखा है, वह लिखता तो हु लगा देते, क्योंकि चिल्ड्रन बच्चे हैं, है ना, इंसानों के लिए हु लगा देते। विच तो वैसे भी नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव है नहीं तो हुम नहीं आएगा। केवल इन दोनों में मामला है। अगर यहाँ पे वर्ब होता तो हु आ जाता, कि चिल्ड्रन हु आर, ऐसे हु आर, है ना, हु वर, हु आर, हु हैव, हु हैड, कुछ ऐसा। लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, डायरेक्ट बगल में नाउन है, तो नाउन इसी के जस्ट बगल होता है। इसके डायरेक्ट बाद ये नाउन कभी होगा ही नहीं। ठीक है, समझ गए। चलो, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस का सेट। उम्मीद करता हूं आपको काफी मजा आया होगा ये 25 क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करके। वैसे आपको लगा कैसी है क्लास?
मेरी एक्सप्लेनेशन से चीजें आपके लिए आसान हो रही या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। एप्रिशिएशन, आप सभी जब एप्रिशिएट करते हैं कि नहीं सर आप जिस तरीके से करा रहे हैं हमें पूरा बेनिफिट मिल रहा है, तो दिल से बहुत खुशी मिलती है आपके लिए और भी बहुत कुछ, बहुत अच्छे अच्छे सेशंस प्लान करने का। तो आप मुझे जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से हमारे अगले एपिसोड में एक नया शानदार पेपर सेट लेकर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। जुड़ना मत भूलिएगा दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।